नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ गैर मामूली हलचल देखने में आ रही है। आला क़यादत के दरमियान अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले सदर जरदारी से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, उसके बाद सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान बड़ी बैठक हुई जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात हुई। इसके बाद MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गुज़श्ता रोज़ ये भी पेशरफ सामने आई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। और वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि जी मुल्क के मुफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि PTI ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है और ये ऑप्शन जो है हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए पहली बार अडियाला जेल पहुँचे तो उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जिस पर उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया और वाज़े किया कि जी बानी PTI की रिहाई के लिए कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत के खात्मे के लिए तारीखी और बड़ा फैसला कर लिया है। TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सरकारी एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक से सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 3000 से जायद कारकुनों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार हैं और तमाम अफसरान को TLP के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने TLP से मुज़ाकरात न करने के तासुर को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। उनका मुतालिबा था कि दहशत गर्दों और कातिलों को रिहा किया जाए। हर बार उनकी शराइत एक से बढ़कर एक थी, तो इसलिए जी मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो पाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ऐवानों में गैर मामूली हलचल देखने में आ रही है, तो सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो की जो अहम मुलाकातें हुई हैं, इन गैर मामूली मुलाकातों का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया, ये एक अच्छी बात है जी, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। जी जी कि अगर अरबाब अख्तियार किसी पार्टी से दूसरी पार्टी से वो अगर मिल के बैठते हैं, कोई मुशावरत करते हैं, जब आप मिल के बैठते हैं तो फिर बातचीत के ज़रिए आपस के मसाइल भी हल होते हैं और जो ओवरऑल मसाइल हैं वो भी हल करने में मदद मिलती है। मसलन मसाइल क्या है कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दे और वो दुनिया को भी बताएं कि हाँ हमने टैंक छीन लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इससे बड़ा मसला क्या हो। अगर 50 लोग कल जो मोमंद में मारे गए वो मदाखलत करने पाकिस्तान आ जाएं और वो पाकिस्तान में मजदूरी करने नहीं आ रहे थे, वो आपको मालूम है कि जब ये मिलिटेंट्स आते हैं, अस्करियत पसंद आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, TTP के लोग आते हैं या दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के लोग आते हैं, वो पाकिस्तान में टारगेट करने के लिए आते हैं। उनको कल तो मोमंद में मार दिया गया, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इत्तेहादी जमातें मिल के बैठे, मैं तो ये कहूँगा फिर सब मिल के बैठे जी और बड़ी अच्छी, आपने भी पॉजिटिव टोन में बात की कि अच्छी पेशरफ्त है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, क्योंकि उनके इंतखाब से पहले जो एक इम्प्रेशन बना था कि शायद उनका इंतखाब हर कीमत पर रोकने की कोशिश की जाएगी, शायद उनको किसी सूरत में KP का वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और आपने देखा भी सही कि इस्तीफा जो है उसको 2 बार इस्तीफा उन्हें देना पड़ा गंडापुर साहब को। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कराची में फैसल करीम खान कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी के जाएं और अदालत के हुक्म के मुताबिक आइन और कानून को सामने रखते हुए उनका हल्फ लें, तो मेरा ख्याल है वो एक बड़ा इनिशिएटिव था, रास्ता हमवार हुआ। और कल वज़ीर आज़म ने भी उनको कॉल कर दिया और उन्होंने भी आगे से कह दिया कि
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर कानूनी और आईनी रास्ता जो है उसी पे चलेंगे। तो जो मुल्क को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम दरपेश है, इधर इंडिया की लीडरशिप रोजाना नए नए बयान देती है, उधर से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में घुसना चाह रहे हैं। तो इस सिक्योरिटी तनादर में ये लाजिम हो जाता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एट वेरियस लेवल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स दे शुड सिट टुगेदर, उनके दरमियान बातचीत हो, वो बातचीत से मसाइल हल करें ताकि इस मुल्क को आगे ले जाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। पर अच्छा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर कारकुनान को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत की है। अब की बार मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, क्या मकासद हैं जिसको लेकर इस्लामाबाद वो पहुंचना चाहते हैं? मौलाना साहब तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं, उनका घर है इस्लामाबाद में। मैं खुद कई दफा उनके कारकुनों के साथ मेरी बड़ी न्याजमंदी है उनसे। तो मौलाना साहब आए जाएं, मौलाना साहब का अपना घर है भाई। मौलाना साहब अपने लोगों को बुलाएं, इस्लामाबाद में आए। देखें, मौलाना साहब का इस हुकूमत के साथ या इन सियासी जमातों के साथ वो वाला ताल्लुक नहीं है एस्ट्रेंजमेंट का, टकराव का, तनाव का, जो पीटीआई के साथ था जी, या पीटीआई के साथ रहा है। अब तो खैर वो थोड़ा सा बयानात की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन जब उनका तनाव पीक पर था उस वक्त पीटीआई की हुकूमत के दौरान मौलाना साहब मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे। यहाँ H8 H9 के दरमियान उन्होंने पड़ाव डाला था, उनको जगह मुख्तस की गई थी, वहाँ बैठे रहे थे। तो मौलाना साहब के जितने भी लोग थे उन्होंने ना कोई इधर तोड़ फोड़ की, ना उन्होंने डी चौक जाने पे इंसिस्ट किया, ना उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए खतरात पैदा किए कि जहाँ पर सारी बैरूनी ममालिक की एम्बेसीज हैं कि वहाँ जाएं और कोई ऐसी खुदा न खास्ता सूरत हाल पैदा हो। तो अभी तो मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं, अभी तो मौलाना साहब ने कहा कि तैयारियां करें। लिहाजा तैयारियां करने में और आने में बड़ा वक्त लगता है। और दूसरा, मौलाना साहब अगर अपनी सख्त तरीन मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत में इस्लामाबाद आकर बैठते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो फिर कुछ ज्यादा। पर राजा साहब, बिल्कुल उन्होंने तैयारी का ही कहा है, हम भी यही जिक्र कर रहे हैं। आपकी न्याजमंदी भी है और आप वो पिछला भी मामला याद करवा रहे हैं कि जब कारकुनान के साथ पहुंचे थे तो कोई गमला नहीं टूटा था, बल्कि बड़े अच्छे विजुअल्स आए थे कि उनके कारकुनान पार्क में झूले झूल रहे हैं, आपस में वक्त गुजारे। सब मकसद क्या हो सकता है, मतलब क्या इस बार तो झूले नहीं अचीव क्या करना है? जिस दिन 8 फरवरी 2024 का यानी 9 फरवरी 2024 का रिजल्ट आया था, मौलाना साहब ने उसी रात भी कहा था कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, हम इन इलेक्शन को नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना साहब की जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जो जहाँ से उनके या वो खुद या उनके लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, वो केपी है। केपी में मौलाना साहब बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी केपी में भी धांधली हुई थी। अच्छा, नई हुकूमत बन रही है केपी में, मौलाना साहब का ग्रीवेंस है धांधली के हवाले से। वो जितना पूरे मुल्क की बात करें, लेकिन उनका जो पार्टी स्टेक है, उनका जाती स्टेक है, वो है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और सबसे बढ़कर डेरा इस्माइल खान में। अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे। अली अमीन खान गंडापुर कामयाब हुए बड़ी सीट पे, उन्होंने छोटी सीट रिटेन की और बड़ी सीट पे यानी नेशनल असेंबली की सीट पे उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर आकर असेंबली में बैठ गए। तो मौलाना साहब का जो प्राइम ग्रीवेंस है दैट इज इन खैबर पख्तूनख्वा। वो पूरे मुल्क की बात करें, जिसकी मर्जी बात करें, लेकिन उनका जो जाती ग्रीवेंस बनता है वो खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा शौकत साहब, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जैसे हमने पहले भी बात की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया, उन्हें मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म का सुहेल आफरीदी को टेलीफोन करना, ये भी यकीनन आपने भी कहा कि बड़ी पेशरफ्त है। तो ये विफाक और सूबों में वर्किंग रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए कितना मौसर साबित होगा? जी शौकत साहब। जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तो इधर इस्लामाबाद में पहली मीटिंग हुई तो उन्होंने आके जप्पियां डाल दी। तो पीटीआई के ट्रोलर्स ने बड़ा ट्रोल किया कि ये खान साहब अंदर हैं और ये जप्पियां डालते हैं। फिर अली अमीन खान गंडापुर कहीं हाथ मिलाया करते थे या वैसी पिक्चर बन जाती थी साथ।
वो जो एलिमेंट है पीटीआई के अंदर का कि खान अंदर है और ये लोग जबकियां डालते हैं, वो तो रहेगा। लेकिन पहले भी अली अमीन खान गंडापुर आते रहे, इधर मीटिंग्स करते रहे, पिछले चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने किसी हद तक चलने की कोशिश की कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो उनको भी अदा करें, और साथ साथ जो पार्टी की तवक्कुआत हैं वो भी। शौकत साहब, आपने सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने ट्रोल की बात की, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्स पर इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से एक ट्रेंड भी जो है वो चलाया जा रहा है। जरा कंफर्म कीजिएगा ये क्या है, ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर मुझे बताएं अगर ये इस तरह की कोई बातचीत हुई है या फैलाई गई है, इसको आगे जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो फिर आगे राब्ते आपस में रहेंगे और ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? मैं यही बात कर रहा हूं कि जो चैलेंज अली अमीन खान गंडापुर को दरपेश था वही चैलेंज सुहेल आफरीदी को होगा। दो एस्पेक्ट्स हैं ना इसके। एक ये कि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मसलन आज ही आपसे थोड़ी देर के बाद एक बड़ा इजलास है, प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया है और चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया हुआ है, और फिर सुहेल आफरीदी साहब कल अडयाला से जब निकले तो वो पेशावर नहीं गए थे, वो इधर ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे। जी। तो अगर तो वो आज के इजलास में आ जाते हैं, होपफुली ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो आएंगे, क्योंकि सूबे ने वफाक से पैसे भी लेना होते हैं, सूबे ने वफाक से स्कीम भी लेनी होती है, सूबे ने वफाक के साथ जो आईनी जिम्मेदारी है वो भी पूरा करना होती है, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो भी हों, वज़ीर आला उन्होंने करना होती है। एक तो ये जिम्मेदारी है। दूसरी उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी के हवाले से है। यानी सुहेल आफरीदी ने जब इनकी नामजदगी हुई थी तो पहले दिन इन्होंने छोटा सा ट्वीट किया था कि खान की रिहाई मेरी अव्वलीन तरजीह है और सूबे में सिक्योरिटी मामला, जो कि आपके भी दोनों मौजूआत हैं। तो वो जो खान के हवाले से रिहाई की कोशिशें हैं, वो एक कारकुनान का, पार्टी अरकान का बड़ा दबाव है उसमें। देखें अली अमीन के खिलाफ तो शौकत साहब ये फिर मुमकिन हो पाएगा? उनकी ये जो राय है और ये जो चाह रहे हैं करना, अली अमीन गंडापुर तो नहीं कर पाए, तो ये कर पाएंगे? कोई हालात बदल गए हैं, देखिए ना, ये कैसे कर पाएंगे? अगर या तो हालात वही हैं, उसी तरह के हैं, उसी तरह की अप्रोच है, बल्कि उससे ज्यादा वर्स्ट हालात हो रहे हैं। शायद ट्रंप से जो उम्मीदें थी वो अली अमीन खान गंडापुर के जमाने में बहुत ज्यादा थी, वो नीचे न सिर्फ वो उम्मीदें खत्म हो गई, बल्कि ट्रंप ने तो इधर पूरी दुनिया को, कल भी ट्रंप साहब जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे थे, परसों चौथ जो भी शर्म शेख था उन्होंने कहा मैं तो फील्ड मार्शल को बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं, वो आए नहीं है बट ही इज अ वेरी नाइस मैन। तो फिर इन हालात में जब आपके अंदर डोमेस्टिक जो एक आपके अंदर एक फीलिंग थी कि हम सड़कें बंद करके, शाहराएं बंद करके, तहरीक चला के, वो अक्टूबर वाली या नवंबर वाली, वो भी आपने ऑप्शन देख लिया कि आप कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा आपका एक्सटर्नल एक अपील थी, एक ज़हन में था, एक फिगमेंट ऑफ थॉट था कि जी वो ट्रंप आएंगे तो वो हमें फेवर दिलवाएंगे, तो ट्रंप ने तो उल्टा आपके मुखालिफिन की तारीफें शुरू कर दी। तो अगर हालात नहीं बदले तो आउटकम कैसे बदले? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हालात नहीं बदले तो आउटकम कैसे बदल सकता है, और कल की मुलाकात के हवाले से ही देख सकते हैं कि मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर जो मामलात हैं उन पर अपनी राय दे रहे थे। और अब देखना ये कि आज बड़ा हम इजलास होने जा रहा है, चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं उन्हें भी वहाँ पर मदऊ किया गया है, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सुहेल आफरीदी, बेशक कल उनकी अडयाला वो पहुँचे, अपने बानी से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद आज वो इजलास में शिरकत करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठा रही है, और बहुत सारे चैलेंजेस इस तरह से हैं अमन व अमान को लेकर, जिनका हल जो है वो तजवीज़ होना ज़रूरी है। और आज मेरा ख्याल है इन्हीं मामलात पर बैठ के गौर भी किया जाए।